वहां पे भी होगा 50 क्वेश्चन। वो देखा था 50 क्वेश्चन लास्ट वाला? नहीं सर। देख लीजिए ना सर। ठीक है सर। सर मेरे ना ऐसे क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, वो जो जैसे कि कुर्द कहाँ के हैं, हाँ, मदेशी वेस्ट कहाँ एशिया में है। के। वो टर्की और सीरिया के बीच में, मधेशी नेपाल में है। बिहार यूपी के जो लोग होते हैं वो लोग शादी करते हैं मधेशी लोगों से। वी लव मधेशी, वेरी क्यूट बॉयज। हाँ फिर? हाँ तो सर वैसा वाला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ मेरा। कोई बात नहीं, वो एक बार पढ़ लीजिएगा, वो हो जाएगा। और वैसे भी हम डिस्कस करेंगे अभी तो थोड़ा। हाँ सर मेरे को ना पंचायती राज से थोड़ा क्वेश्चंस था, मैं आपको हाँ ना पिक्चर भेज दूंगी तो ठीक। आप देख लेना। ठीक है, आज हम थोड़ा पंचायती ओके। राज भी डिस्कस कर लेंगे, तो हो सकता है आपको थोड़ा समझ में आ जाए। यस सर। और ओके। आगे आगे स्लाइड्स देखा था? यस सर देखा था। कहाँ तक, कितने नंबर स्लाइड तक? 410। 410 तक। चलिए फटाफट करते हैं, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट पे चलेंगे। ये खत्म कर देंगे, यस उसके सर। बाद मूव ऑन टू इन्वायरमेंट। ठीक है। यस सर। ठीक है सर। तो इंटरिम बजट ये वाला पोर्शन मैंने आपको बता दिया था। रूल ऑफ लैप्स, मार्च रश क्या होता है शबनम, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इनका? सर इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट जैसे मार्च का क्लोजिंग होता है उस हम्म, मतलब कि वो गवर्नमेंट जो पैसा देती है तब तक अगर ये लोग ने यूज कर लिया तो फाइन, वरना वो कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता है। हाँ। तो इसके तो कारण इसलिए उनको वो। हाँ, इसी कारण क्या होता है, जैसे हमारा जो ईयर है, फिजिकल ईयर है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, राइट? यस तो सर। अब अगर वो 31 मार्च तक खत्म नहीं करेंगे तो पैसा जो है वापस चला जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यस किस आर्टिकल के अंदर बनता है? सर 117। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बेटा 266, आर्टिकल ओह। 266 रिवाइज कर लीजिएगा उसको। इसको बोलते हैं रूल ऑफ लैप्स, यस की सर। पैसा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए लास्ट जो मंथ है मार्च, उसमें पूरा पैसा ये लोग सोचते हैं कि जितना बचा है सब उड़ा दो, क्योंकि वैसे भी तो पैसा खर्च ही, मतलब वापस ही चला जाएगा, वापस नहीं जाने देना है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि आप 10% से यस ज्यादा सर। पैसा नहीं खर्च कर सकते हो मार्च में। ये गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, पहले 15% था। ठीक है, आगे चलें। हेलो, हेलो मिस शबनम, हेलो 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 मिस शबनम, योर वॉइस हैज गॉन कंप्लीटली। एम आई ऑडिबल टू यू? क्या हो गया? लॉग आउट करके लॉग इन करो। हेलो, सर एम हेलो, आई ऑडिबल? यस यस, एम आई ऑडिबल? यस यस सर। तभी भी ऑडिबल था, पहले भी ऑडिबल था। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सर फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड थर्ड राइट है। हाँ, फर्स्ट क्यों रॉन्ग है? मेरे को पता, स्लाइड पढ़ लिया आपने, लेकिन फर्स्ट रॉन्ग क्यों है? यस सर, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी वो अलग है, वो हमारा 73rd पे नहीं आता है, 74th पे आता है। 74th क्या है? अमेंडमेंट एक्ट। हाँ वो तो है, लेकिन वो 74 डील किससे करता है? 73rd डील किससे करता है? सर 73rd हमारा पंचायती राज से डील करता है और 74th हम लोग का ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। बट 73rd जो है वो पंचायत, जो आप देख रहे हैं कि ये जो लोकल बॉडीज हैं एट रूरल लेवल, यस सर। इससे डील यस करता सर। है 73rd। और ये जो अच्छा तुम्हारा रूरल। हाँ रूरल लेवल, जो रूरल लेवल पे है, गांव में जो है, गांव में जो है यस सर। ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति, पंचायत समिति, फिर जिला यस सर। परिषद, इन सबसे डील करता है ये 73rd। 74th क्या है? जो लोकल बॉडीज एट डिस्ट्रिक्ट। अर्बन लेवल, लोकल बॉडीज ओ। एट अर्बन लेवल, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये है 74th अमेंडमेंट एट अर्बन लेवल। समझ में आ रहा है ना? तो 74th यस सर। अमेंडमेंट से, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनती है। इसमें क्या है, पंचायत के भी मेंबर होंगे, म्युनिसिपैलिटीज के भी मेंबर होंगे। क्योंकि इसमें म्युनिसिपैलिटीज के मेंबर भी हैं, तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनता है। ये ध्यान रखिएगा, 73rd से नहीं। बाकी दोनों चीजें जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये 73rd अमेंडमेंट से बनता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई यस ऐसी सर। शब्द है? यस सर। यस सर। अब जो जी पंचायती सर। राज है, इसका 3 टायर सिस्टम है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला। जरूरी नहीं है कि हर जगह ये ब्लॉक लेवल हो। कहीं कहीं अगर स्टेट का पॉपुलेशन कम है तो वो 2 लेवल में भी काम कर सकते हैं, विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, अब याद क्या रखना है कि ये जो है, ये पूरा 73rd अमेंडमेंट से एक नई चीज आ गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 9। पहले क्या था? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपने देखा है। पार्ट 9 जो है टॉक्स अबाउट पंचायत, और यहाँ पे आर्टिकल्स है, आर्टिकल 243 टू 243 ओ, विच टॉक्स अबाउट पंचायत। यस सर। पार्ट याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्टली पूछते हैं कि कौन से पार्ट में ये है पंचायती राज का पूरा ये फंडा।
11 शेड्यूल भी ऐड किया है विच टॉक्स अबाउट पंचायत, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद है ना आपको, टीयर्स ऑफ यस ओल्ड सर, पीएम, यस सर। लास्ट का जो पीए पंचायत है। अब यहाँ पे जो तीनों मेंबर है, तीनों लेवल के मेंबर, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसमें मेंबर्स होंगे, ये सारे के सारे मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड मतलब हमारे आपके जैसे लोग इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन इलेक्टेड, होता है। यस सर। हाँ, लेकिन अब चेयरपर्सन की बात करें कि मान लेते हैं कि चेयरपर्सन जो इंटरमीडिएट लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे, या चेयरपर्सन जो है जिला परिषद लेवल पे, ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। चेयरपर्सन या चेयरमैन जो है यहाँ पे, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट हुआ। इनडायरेक्टली इलेक्ट होने का क्या मतलब है कि जो पंचायत समिति के मेंबर होंगे वही अपना चेयरमैन इलेक्ट करेंगे, लोग नहीं इलेक्ट कर रहे हैं। जो जिला परिषद के मेंबर होंगे वही अपना चेयरमैन इलेक्ट करेंगे, सो दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, चेयरमैन आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और अब ये बताओ मेरे को, फिर ये ग्राम पंचायत लेवल पे जो चेयरमैन होगा इसको कैसे इलेक्ट करेंगे? सारे जितने लोग हैं, मेंबर्स तो सारे डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं चेयरपर्सन की। तो ग्राम पंचायत का जो चेयरपर्सन होगा, इसका कोई फिक्स चीज नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। उन्होंने लिखा है कि स्टेट लेजिस्लेचर जैसा ठीक समझे। अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहता है डायरेक्ट इलेक्शन हो तो डायरेक्ट होगा, अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहता है कि ग्राम पंचायत में जो लोग इलेक्टेड हैं वही अपना चेयरपर्सन इलेक्ट करें तो वैसा होगा। कोई एक फिक्स रूल नहीं लिखा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई तसी शब्द? यस सर। नहीं कोई तसी, कोई तसी। हाँ सर, वो उनकी मर्जी, अगर वो डायरेक्ट इलेक्शन करवाना चाहते हैं, स्टेट की मर्जी। अरे स्टेट की मर्जी, जल्दी से पढ़ लो इसकी मर्जी। सर ये मैंने पढ़ लिया। आर्टिकल 40 क्या है? उम्म, लिखा तो है, स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। शबू मियां, लिखा है कि नहीं लिखा है? आर्टिकल 40 किस में आएगा, फंडामेंटल राइट्स में या डीपीएसपी में? सर डीपीएसपी में। इतना डर क्यों रहे हो तुम? अब फंडामेंटल राइट्स था 12 से 35, डीपीएसपी था 35। 35, और यस सर। डीपीएसपी था 36 टू 51। तो उसमें 40 आता है ग्राम हम्म। पंचायत। ये गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, गांधीयन यस। सोशल इंटेलेक्चुअल लिबरल ऐसे था ना, तो गांधीयन को। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, आप प्लीज इसमें ध्यान क्या रखिएगा, कौन सा पार्ट है, पंचायत किसमें है, पार्ट 9 में, फिर कितने आर्टिकल्स हैं, यस। और 243 जी में 29 आइटम्स। 240। इसका मतलब क्या है, 29 आइटम्स का क्या मतलब है शबू मियां? सर वो पंचायत के ऊपर में है। पंचायत मतलब होता है ना टैक्सेशन पावर है, कि कुछ 29 आइटम्स दिए हुए हैं, इस आइटम्स पे जो टैक्स यस वैक्स होगा, हो सकता है उसको स्टेट लेजिस्लेचर ये पावर इनको दे दे, तो वो आइटम्स दिया हुआ है इसके अंदर। अभी मैंने आपको ये यस चीज सर। फटाफट बताई है शबू मियां, ये सारा चीज फटाफट देख लो, जितने बार आप देखोगे उतना याद रहेगा आपको। यस सर। देख लिया? देख रही हूँ सर। ओके सर, यस सर। आगे चले। यस सर। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, अभी आपको मैंने बताया कि ये देखो, अभी हमने क्या बोला, आर्टिकल कितने से कितने तक था तुम्हारा ये पंचायत? सर आर्टिकल 243 से 243 ओ। ओ वेरी गुड, LMNO। आपको ABCD याद है? यस सर। ओ के बाद क्या आता है? पी। हाँ, तो अब 243 पी से लेके देख लेना जेड वेड तक क्या होगा, यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज होंगे। समझ आ रहा है? वहां पे जो प्रोविजंस होगा वो म्युनिसिपैलिटी का होगा। तो यहाँ देखो 243 ZD के अंदर बना है, ऑब्वियसली अगर वो ओ के बाद आ रहा है, मतलब यहाँ ZD में आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये 74th अमेंडमेंट से बना है। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्योंकि 73 के यस बाद सर। आएगा 74, 243 से पंचायत। 243 ओ तक है पंचायत, और ओ के बाद आता है पी, यस क्योंकि सर। आपको तो पता है अल्फाबेट्स, तो ये ZD है, तो ऑब्वियसली 74th अमेंडमेंट से बना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। अब होमवर्क ये है कि पता कीजिएगा 243 पी से लेके कहाँ तक है म्युनिसिपैलिटीज, जो 74th अमेंडमेंट से बने हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई तशी शब्दों में? यस सर। जब आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं उसमें आप ये चीज याद रख लेते हैं, इजॉटी। इजॉटी का क्या मतलब होता है कि ई जो है वो 5th लेटर है, J10, O15, T20 और Y25 लेटर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो सीसैट के होंगे लॉजिकल रीजनिंग के, वो इजीली सॉल्व होता है। ये बताया था पहले आपको इजॉटी? यस सर। झूठ बोलता है? सर क्लास में बताया था एक बार। अरे बाबा, इसका आंसर बता दो छबू मियां। सर फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होता, नहीं सर, देखो पंचायत पंचायत छबू मियां, पंचायती राज। एक एक करके बोलोगे तो कोई ना कोई आंसर तो होगा ही ना। आंसर है स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या मतलब होता है कि जैसे कि एक होता है फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 के अंदर बनता है। ऑब्वियसली अगर आर्टिकल 280 के अंदर बना है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
ये क्या करता है, Yes, इसके sir. इसके 4 फंक्शन है। बहुत लोग ना 50,000 फंक्शन बना देते हैं फाइनेंस कमीशन का, जो सेंटर में है। फाइनेंस कमीशन का क्या 4 फंक्शन है? पहली बात में चेयरमैन और 4 मेंबर्स होंगे। क्या-क्या फंक्शन है? पहला कि पैसा कैसे बटेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, कि सेंटर और स्टेट में पैसा कैसे बटेगा, ठीक है? तुम्हारा चिकन Yes, sir. कटिंग सब में बटेगा, तो ये नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस जो है ये कैसे बटेगा? सेकंड चीज़ जो होता है कि ग्रांट इन एड्स जो देना है स्टेट को, आपको मैंने पहले भी पढ़ा है ग्रांट इन एड्स, स्टैट्यूटरी ग्रांट, डिस्क्रिशनरी ग्रांट, 275, 282 हैव आई पढ़ाता सी या नहीं पढ़ाता सी? Yes, sir. हाँ, तो ग्रांट इन एड्स जो है वो कैसे देना है स्टेट्स को, ये भी पॉइंट जो है फाइनेंस कमीशन का काम है, वो बताता है कि स्टेट को कितना पैसा चाहिए। थर्ड फंक्शन उनका ये है कि किस तरह से हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएँ। जैसे हमने देखा था कि सेंटर के पास जहाँ पे पैसा जाता है, जो उनका सबसे बड़ा गुल्लक है, उस सबसे बड़े गुल्लक को क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसी तरीके से स्टेट का जो सबसे बड़ा गुल्लक है, उसको क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो कैसे इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि पंचायत म्युनिसिपैलिटीज़ को पैसा मिले, ये थर्ड पॉइंट है फाइनेंस कमीशन का। चौथा है कि कोई भी मैटर जो रेफर करता है प्रेसिडेंट, वो उस पे वो देखेगा। ये फाइनेंस कमीशन का काम है, जो जनरली सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे को डिवाइड करता है, बताता है तुम इतना पैसा रखो और तुम इतना, समझ में आ रहा है? Mm. हाँ, Yes, sir. स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करता है? स्टेट और लोकल बॉडीज़ के बीच में कितना पैसा जाएगा, स्टेट कितना पैसा रखेगा, पंचायत को कितना पैसा देगा, अदरवाइज़ पंचायत वाले भूखे मर जाएँगे। सो आंसर है यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है? तो एक स्टेट Yes, फाइनेंस sir. कमीशन बनता है पंचायत के लिए, आई थिंक जो 243 आई के अंदर बनता है। एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है म्युनिसिपैलिटीज़ के लिए भी, तो वो देख लीजिएगा वो किस आर्टिकल के अंदर बनता है। इनका काम क्या होता है, जो पंचायत वाला स्टेट फाइनेंस कमीशन है, वो देखेगा कि स्टेट कितना पंचायत को पैसा दे रहा है। जो म्युनिसिपैलिटीज़ वाला फाइनेंस कमीशन है, वो देखेगा स्टेट जो है, वो म्युनिसिपैलिटीज़ को कितना पैसा दे रहा है। एक 73rd अमेंडमेंट से बनता है, दूसरा 74 से। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोलकाती छब्बू मियाँ? Yes, sir. इसको पढ़ लो छब्बू। छब्बू मियाँ मैं एनवायरनमेंट मॉड्यूल खोल के बैठा हूँ कि आज तो शुरू कर ही देंगे हम। Yes, sir. आगे चलिए सर. चलो हो गया. चलो सर, Yes, sir. ओके सर। ये बताओ ये स्लाइड का क्या मीनिंग है छब्बू मियाँ? बाद में और डिटेल डिस्कशन करेंगे, अभी मैं आपको टाइम भी नहीं दे सकता। मीनिंग बेसिकली ये है कि स्टेट वाले बहुत गंदे हैं। कौन गंदे हैं शबनम? State वाले. बहुत बदमाश बच्चे हैं वो। ये लोग ना जानबूझ के पावर नहीं दे रहे हैं अब। कोई भी अपना पावर थोड़ी ना कम करना चाहेगा। सेंटर नहीं चाहेगा वो ज़्यादा पावर स्टेट्स को दे, स्टेट नहीं चाहेगा वो ज़्यादा पावर लोकल बॉडीज़ को दे। कोई भी पावर अपना कम नहीं करना चाहता। तो जो फाइनेंशियल पावर है, हम बाद में पढ़ेंगे लैक ऑफ 3 एफ्स क्या होता है, जब हम म्युनिसिपैलिटीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे मेंस पर्सपेक्टिव से, तो तुम देखोगे कि फाइनेंस जो है, टैक्सिंग पावर नहीं दिया है और ये बहुत डिस्टॉर्टेड है। कहीं पे बहुत टैक्स निकाल रहे हैं वो 73 करोड़, मतलब कहीं पे बहुत कम टैक्स है, कहीं बहुत टैक्स है। तो मतलब डिमांड इतना था, मिला 12 लाख रुपए। यहाँ पे डिमांड किया 38 लाख और मिला 26 लाख। तो टैक्सेशन पावर बड़ा इर्रेगुलर है क्योंकि स्टेट पावर दे नहीं रहा है ढंग से। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है पंचायत के साथ, थर्ड टायर के साथ। तो ये हम देखेंगे, आगे देखेंगे। कैन वी मूव कोई शब्बू मियाँ? Yes, sir. इसको देखो तो जल्दी से बताओ तो आंसर। अरे शब्बू मियाँ, तुम्हारे शिलोंग विलोंग साइड से बस वस चल रहा है क्या गुवाहाटी गुवाहाटी के लिए? Yes, sir. क्योंकि बाढ़ आ गया था ना, मैंने सुना पूरा शिलोंग बह गया। नहीं नहीं शिलोंग का नहीं कुछ हुआ. इधर सिलचर सर में तो स्पीकर क्या स्पीकर, कौन है स्पीकर? ऑफ लोग. नहीं मेरे भाई, ये जो फाइनेंस कमीशन है, हमने क्या देखा, फाइनेंस कमीशन का क्या काम है शब्बू मियाँ? फाइनेंस कमीशन का वो डिवाइड करता है स्टेट और लोकल बॉडी. अबे वो स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट और लोकल बॉडी के बीच में डिवाइड करेगा, ठीक है? जो तुम्हारा ये फाइनेंस कमीशन लिखा है जिसमें कोई स्टेट नहीं लिखा है, तो वो सेंटर और स्टेट के बीच में बेसिकली पैसा डिवाइड करने की बात करता है। 4 फंक्शन है जो भी आपको मैंने बताए थे कि फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन यस. ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस कैसे होगा, टैक्स वैक्स जो कलेक्ट करेंगे सेंटर स्टेट के बीच में कैसे डिवाइड होगा। दूसरा ग्रांट इन एड जो देते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट, डिस्क्रिशनरी ग्रांट, वो कैसे कितने को देना है, कितना पैसा किस स्टेट को देना है। तीसरा मेजर्स टू ऑगमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, जो गुल्लक है स्टेट का, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें ताकि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को वो लोग ढंग से पैसे दे पाएं। चौथा एनी अदर मैटर रेफर्ड टू बाय प्रेसिडेंट। ये सारे 4 फंक्शन है फाइनेंस कमीशन के। याद क्यों नहीं किया है? सर आज ठीक है, कर लूंगी. हाँ। तो ये जो सारे रिकमेंडेशन है जो फाइनेंस कमीशन बना रहा है, इसको पार्लियामेंट में कौन रखवाता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बोलता है कि ये फाइनेंस कमीशन इधर आओ, तो आता है वो बोलता है कि चलो इसको रखो पार्लियामेंट में।
और क्या क्या जो तुम बोल रहे हो वो हम सब रखेंगे पार्लियामेंट में, बताएंगे क्या क्या एक्शन लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। कहने का मतलब क्या है, फाइनेंस कमीशन जो भी रिकमेंडेशन देगा प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में रखवाता है और प्रेसिडेंट ये बताते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्शन पे जो इनका रिकमेंडेशन था उस पर गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है। जनरली गवर्नमेंट एक्शन लेती है। फटाफट देखो तो फाइनेंस कमीशन को, क्वासी जुडिशियल बॉडी, पुलिस क्या क्वासी जुडिशियल बॉडी है छबुनिया? नो सर, क्यों हंसता है तुम? सर उस दिन मैंने गलत बोल दिया। सर हो गया, आगे चले। आगे चलिए सर। मेरे भाई 280 है, ये याद रखना है। कितने मेंबर्स होते हैं याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनका जो फंक्शन है अपने मन से फंक्शन मत बनाइएगा। यही 4 फंक्शन है, यही 4 फंक्शन एग्जाम में लिखना है। ये मेंस में भी पूछेंगे आपसे, पूछ चुके हैं पहले भी फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये 4 फंक्शन को अच्छे से समझ लेना, यही मैं 50 बार आपको बोल चुका हूँ। देखो जल्दी से, फाइनेंस कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, डिफरेंट, दे आर नॉट सेम एंटिटीज। फाइनेंस कमीशन सेंटर स्टेट, स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट लोकल बॉडीज। यस सर, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। अभी ये याद रखिएगा जो 15 फाइनेंस कमीशन है जिसका कि टेन्योर जो है 2021 से 2026 तक है, इसका जो 26। चेयरमैन है वो है यस एनके सर। सिंह। हाँ ये याद रखना है, ठीक है। अभी यही वही क्वेश्चन पूछा था कि कमीशन अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दे देता है, प्रेसिडेंट इसको दोनों हाउस में रखवाता है और बोलता है कि भैया देखो क्या क्या एक्शन हुआ है इनके रिकमेंडेशन पे, फिर बताता हूँ सुन। अब बूटी कैसे डिवाइड होता है, बूटी बूटी। अब मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एक तो मैंने ही मेंस में लिखा था, जब मैं मेंस दे रहा था तो मैंने एक आंसर लिखा था फाइनेंस कमीशन पे आया हुआ है ये, तो हर हर दूसरे साल पूछते हैं क्वेश्चन। पहली बात 42% 14 फाइनेंस कमीशन तक डिवाइड होता था, अब 41% मतलब 100 रुपए अगर कमा रही है सेंटर तो उसमें से 41 रुपीज स्टेट्स को दे देगी। 1 रुपए कम क्यों किया सबको, और 59 रुपीज अपने पास रखेगी। क्यों 1 रुपए कम क्यों किया, क्यों 1 रुपए घटाया? सर क्योंकि फॉरेस्ट को नहीं दे रही है। अले ले इसीलिए 1 रुपए घटाया क्योंकि जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा। पहले एक और स्टेट था जिसको कि ये लोग पैसा देते थे, अब क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया जिसको कि वैसे भी पैसा सेंटर ही देती है, तो सेंटर ने बोला भैया हमको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो मैं तुम लोगों का 1 रुपए काट रहा हूँ। तो स्टेट ने बोला ठीक है काट लो, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। ठीक है, तो इसीलिए 41 हो गया, याद रखिएगा अभी 41 है। आज अंडरस्टैंडिंग कोई था सही। यस सर। अब मेरे भाई सीरियस, इनकम डिस्टेंस क्या होता है? मैंने आप लोगों को 50,000 बार बताया है इनकम डिस्टेंस की होता ऐसा। इनकम डिस्टेंस बताया नहीं बताया है शबूमिया? सर मुझे तो याद नहीं आ रहा है। वैसे मेरे ख्याल से इनकम डिस्टेंसेस कि एक इंसान कितना कमा रहा है और दूसरा कितना, तो अरे उसमें गैप कितना। भाई, इंसान बात तो सही कह रहे हो लेकिन इंसान नहीं, स्टेट। वो देखते हैं कि पर कैपिटा जीएसडीपी ऑफ अ स्टेट, पर कैपिटा जीएसडीपी। ठीक है, पर कैपिटा जीएसडीपी मतलब जैसे कि असम है, इसका 80,000 के अराउंड पर कैपिटा जीएसडीपी है। बिहार है 33,000 35,000 था, और वो चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत उनका अलग अलग, लेकिन 33-35,000 पर सालाना ये कमाते हैं। गोवा है 4 लाख 5 लाख रुपए कमाते हैं सालाना। तो पर कैपिटा जीएसडीपी एक स्टेट का देखेंगे और कंपेयर करेंगे विद द स्टेट विच हैज हाईएस्ट पर कैपिटा जीएसडीपी, इसको बोलते हैं इनकम डिस्टेंस। जो लोग बहुत पुअर होंगे जैसे बिहार, जैसे कि असम, जैसे कि मेघालय, मेघालय का पता करके आना पर कैपिटा जीएसडीपी, समझ में आ रहा तुमको? यस सर। अपने स्टेट का भी पर कैपिटा जीएसडीपी नहीं पता है इनको। पर कैपिटा जीएसडीपी पता कीजिएगा तो जो गरीब होगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फाइनेंस कमीशन का सर मैम। ये लिखना है आपको। सब लोग पॉपुलेशन लिख के आते हैं, इनकम डिस्टेंस खा जाते हैं। इनकम डिस्टेंस खाइएगा मत शबनम, समझ में आ रहा है? पराठा खाइए, इनकम डिस्टेंस नहीं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यस सर। दिखाया था कि नहीं दिखाया था पहले ये? हम्म। ये फास्ट नहीं भाग रहे हैं हम, क्योंकि ये पॉलिटी इकोनॉमी दोनों का पार्ट है मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कैसे फास्ट भाग जाओगे, तो पता है कि इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आना ही है, तो पूछते ही है तो आपको पता होना चाहिए। पढ़ा इनकम डिस्टेंस? नो सर। पढ़ तो एक ही तो लाइन लिखा है। सर यहाँ में बहुत टफ लैंग्वेज लिखा है, पर आपने जो समझाया है, जैसे कि जो हाँ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स अर्निंग। हाँ, तो अब देख मान ले मेरा असम है, असम का अर्निंग उसको कितना पैसा देना है वो देखेंगे। जो हाईएस्ट पर कैपिटा जिसका है, जैसे गोवा का, इंडिया में जो स्टेट है जिसका कि हाईएस्ट पर कैपिटा जीएसडीपी है दैट इज गोवा, तो देखेंगे असम, देखेंगे ये बहुत दूर है गोवा से, तो असम को ज्यादा पैसा थोड़ा दे देंगे।
फिर देखेंगे गुजरात थोड़ा नजदीक है, तो गुजरात वालों को थोड़ा कम पैसा मिलेगा, गुजरात स्टेट को। यही है इनकम डिस्टेंस। ये हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में यूज होता है। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या होता है, फटाफट मैं आपको 1 सेकंड में बताता हूँ। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है, अब तुम जैसे ही इकोनॉमी मॉड्यूल देख लेगा, तो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन होगा कि सर ये वाला मॉड्यूल नहीं है मेरे पास, बोलो। सर आपने भेज दिया। इकोनॉमी भेज दिया मैंने, तो देख लेना, ठीक है। यस। इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया आपने देख लिया। मैं क्या बोलने वाला था, कुछ बोलने वाला था, क्या बोला, हाँ, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन वर्टिकल डिवोल्यूशन। समझते हैं बात को। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से लाइन, ये हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल मतलब क्या हो गया, ये लाइन। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये पता है ना आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता यस है। सर। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन मतलब डिवोल्यूशन बिटवीन स्टेट्स, स्टेट्स को कितना पैसा मिल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल। स्टेट सारे सेम लेवल पे है ना। वर्टिकल डिवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, पैसा डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर तो ऊपर है, स्टेट्स नीचे है, तो ये वर्टिकल डिवोल्यूशन हो गया। वर्टिकल मतलब सेंटर को कितना पैसा मिलेगा और स्टेट को कितना पैसा मिलेगा। सो वर्टिकल डिवोल्यूशन, पैसा कितना बटेगा सेंटर और स्टेट के बीच में, और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, पैसा कितना बटेगा स्टेट्स के बीच में। किसको ज्यादा मिलता आशा, किसको कम मिलता आशा। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई सी। यस सर, हॉरिजॉन्टल मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल, स्टेट मतलब, में हाँ, स्ट्रेट्स में स्टेट किसको में जितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ, किसको ज्यादा मिल रहा है, किसको कम मिल रहा है, गुजरात को कितना मिल रहा है, आंध्र प्रदेश को कितना मिल रहा है। सो दीज आर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन मेरे सर मैम। और वर्टिकल डिवोल्यूशन में क्या होता है कि सेंटर को कितना पैसा सेंटर मिल रहा एंड है, स्टेट। हाँ, स्टेट्स को, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं बेटा, मैं इस पर डिस्कस करना चलूंगा पूरा 1 घंटा लग जाएगा, इसीलिए एक बार देख लेना इसको। बाद में हम और डिस्कशन करेंगे मेरी सर स्लाइड पे। सर हाँ, सर यहाँ पे ना 14 कमीशन में इन्वायरमेंट का इन्वायरमेंट बोल रही हूँ, फॉरेस्ट कवर दिया है और इसमें 15 में क्यों नहीं दिया। दिया ना, यहाँ पे एक नया टर्म टर्म लिख दिया है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, उसको 10% दे दिया। तो इनफैक्ट गवर्नमेंट ने 2.5% इंक्रीज कर दिया विद न्यू एक्रोनिम। ठीक है, एक नया नाम देके इंक्रीज कर दिया, बिकॉज वी लव टू चेंज नेम्स, हमें नाम बदलने में मजा आता है, ठीक है। तो हमने नाम बदल दिया, फॉरेस्ट कवर की जगह फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी करके 10% दे दिया है, तो बढ़ा दिया है, ठीक है। यहाँ पे और मेजर सर इशू, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन 1971 से करके 2011 कर दिया, जिसके कारण नॉर्थ और साउथ स्टेट्स के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा था। इतना झगड़ा हो रहा था कि मुक्का मुक्की की बात आ गई थी, फिर तुम गए और तुमने दोनों को अलग किया। तो इस पे एक बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस इशू हो गया कि जिन लोगों ने पॉपुलेशन कम किया उनको आप क्यों मतलब कम पैसे दे रहे हो। बेसिकली फंडा क्या है कि जिस स्टेट का ज्यादा पॉपुलेशन होगा उसको ज्यादा पैसा मिल जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया इंडिकेटर इंट्रोड्यूस किया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है कि जो भी स्टेट जो है जिन्होंने की अच्छा काम किया है पॉपुलेशन कंट्रोल करने का, उसको एडिशनल पैसा मिलेगा, तो उसको 12.5% वेटेज है। तो इस तरह से उन्होंने जो स्टेट्स थे, सदर्न स्टेट्स जो कि बीमारू स्टेट नहीं है, जिन्होंने टोटल फर्टिलिटी रेट को कम किया है, उनको भी थोड़ा फायदा मिल जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग शबनम, शबनम अंडरस्टैंडिंग यस कोई सर। सी। यस सर। आगे चले। यस सर। बहुत अच्छे, इस पे हमें बहुत डिस्कशन करना है जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे। जल्दी सॉल्व करो। क्या करेक्ट, हमेशा ध्यान रखिएगा, करेक्ट पूछ रहा है करेक्ट नहीं पूछ रहा है। शबू मियाँ जल्दी। सर सी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है। अ, ये इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि अप्रोप्रिएशन जो टर्म है, पैसा निकालने की जो बात होती है, कंटीजेंसी फंड से नहीं होती है, कंसोलिडेटेड फंड से होती है। कंसोलिडेटेड। बिल यस इज सर। कंसर्न विद अप्रोप्रिएशन, पैसा कहाँ से निकालेंगे वो खर्चा चलाने के लिए, कंसोलिडेटेड से ना जी। कंटीजेंसी में 500 रुपए ही है, 500 रुपए में क्या होगा, 500 करोड़ उनके लिए 500 रुपए ही है, समझा रहे छबुनिया। यस सर। देख मेरे भाई, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ था, appropriation of money out of consolidated fund of India. Hope you can see this. And we have seen the 5-6 definition also कि क्या क्या मीनिंग होता था, ठीक है। चल मेरे भाई आगे चलते हैं। यस सर। इसका आंसर क्या है शबू मियाँ। शबू मियाँ आज खत्म हो पाएगा हमारा सर पॉडकास्ट। बहुत रॉन्ग है। सर दोनों रॉन्ग है। दोनों लॉन्ग है, क्यों दोनों लॉन्ग है। सर पहली सर आफ्टर इंडिपेंडेंस ये स्टार्ट हो गया था, इसीलिए सेकंड रॉन्ग है। और प्राइवेट मेंबर बिल सर कौन सा है, हाँ। सर प्राइवेट मेंबर बिल में ना कोई भी मिनिस्टर को छोड़ के कोई अरे भी हो बाप रे सकता बाप रे, वो नॉमिनेटेड नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी मिनिस्टर को छोड़ के जो भी है। लोग हैं वो कर सकते हैं। शबू मियाँ यस पढ़ा सर। है, बहुत अच्छा बच्चा है ये। चलो आगे चलो शबू। यस सर। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, हाउ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कंपैरेटिव एनालिसिस अगर करने बोला जाए तो जल्दी से बताओ। वीपी और पी दोनों का इलेक्शन प्रोसेस कैसे अलग है। प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता था। सर इनमें इनमें नॉमिनेट
जो नॉमिनेटेड होते हैं वो लोग भी वोट कर सकते हैं। ओनली पॉपुलर, और प्रेसिडेंट में नहीं कर सकते सर नॉमिनेटेड। मेरे भाई पहले फटाफट ये बता कि प्रेसिडेंट में कौन कौन इलेक्ट करता था उसको, जल्दी से इलेक्शन कौन कौन करता था? सर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा इलेक्टेड एमपी बोलो उसको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और यूपी। और इलेक्टेड एमपी, इलेक्टेड एमएलए, एमएलए, इलेक्टेड एमएलए, एमएलए ऑफ फिर एमएलए। स्टेट एंड इलेक्टेड यूटी। इलेक्टेड कौन बोलेगा बाबूजी, कौन बोलेगा? बोल इलेक्टेड मैं आऊंगा। सर इलेक्टेड ऊपर भी था ना इसलिए। ऐसी बात नहीं। तो इलेक्टेड एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो ये सारे इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेटेड कोई नहीं चलेगा, और एमएलसी की बेइज्जती है। वीपी में बताओ कौन कर रहा है? व्हाट सर? Who are doing the election, who are participating in the election of vice president? इधर बता ना जल्दी से, वीपी में कौन करेगा? इधर तो प्रेसिडेंट का लिख दिया ना, वीपी में कौन कर ओह रहा है? सर, सर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड एमपी, एमएलए प्लस नॉमिनेटेड। फिर स्टूपिड चीज बातें, MLAs are not participating here. There is no MLA here in VP. Vice president में MLA नहीं करेगा participate. इसमें all MPs, बस एक ही है, all ऑल MPs, एमपीज। और कोई नहीं है, all MPs. They are just participating in the election. So we're talking about election of president and vice president. Election of president में ये तीन लोग हैं, election of vice president में सिर्फ MPs हैं. There is no MLA here. ओके सर। पढ़ा है ना बेटा, पढ़ो इसको जल्दी से, देखो यहाँ पे लिखा है ना सिर्फ। ओह हाँ, सेकंड पॉइंट। यस सर, डन सर। ऐसे करोगे छबूमिया? सर मैं इतना पढ़ रही हूँ ना सर, मैं भूल जाती हूँ। अब इम्पीचमेंट बता, इम्पीचमेंट हटाने में। और सर ऐसे वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, पर अगर मेजोरिटी होवे आई मीन होगा मेजोरिटी राज्यसभा में। होवे क्या होता है? मैंने पंजाबी हाँ 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 हाँ, मेजोरिटी होवे, बोलो जल्दी जल्दी। सर आप भूल गया तुम। इम्पीचमेंट जो होता था प्रेसिडेंट का, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता था? जो मेंबर्स हैं तुम्हारे, कौन है मेंबर्स? जो मेंबर्स हैं तुम्हारे लोकसभा राज्यसभा के, ये पार्टिसिपेट करते यस थे सर। इम्पीचमेंट में। लेकिन यहाँ उसमें क्या होता था कि किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर दो लोकसभा या राज्यसभा में हटाने के लिए, लेकिन वीपी को हटाएगा तो राज्यसभा वालों में ही, मतलब पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। तो वीपी का जो इम्पीचमेंट होता है ना मेरे भाई, रिमूवल जो होता है, वो राज्यसभा स्टार्ट करेगा। रेजोल्यूशन राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, और उसको इफेक्टिव यस सर। मेजोरिटी से हटाना होगा राज्यसभा में, और सिंपल मेजोरिटी से हटाना होगा लोकसभा में। ठीक है, इफेक्टिव sir. मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा में, और सिंपल मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में। सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, और इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है? मेजोरिटी ऑफ टोटल इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ मतलब कि जो लोग मर चुके हैं उन सबको हटा दो, वेकेंट सीट्स को हटा के जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है तुम्हारा, उसका मेजोरिटी जो होता है वो होता है इफेक्टिव मेजोरिटी। आपने यहाँ पे स्लाइड्स भी देखा था छबूमिया, जिसमें कि सारा सिंपल, sir. स्पेशल, इफेक्टिव, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये सारी बातें यहाँ पे की हुई यस सर, हैं। यस सर। इसको देख लीजिए जो छबूमिया। तुमको पंजाबी आता है? यस सर, यस सर। अरे सर हो गया, ये मैंने पढ़ा था। हाँ जी। अरे वाह, ये भी पढ़ा था आपने? पढ़ा था? यस सर, यस सर। ये यस सर नहीं, इसको ढंग से पढ़ लियो। ठीक है, ये वाला जो स्लाइड है, आगे चले। यस सर। 10 मिनट बचा मेरे पास, फटाफट मैं कर रहा हूँ। इसका आंसर बताइए। सर तीनों तीनों सही है। एडजर्नमेंट, क्वेश्चन आंसर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। ये जो प्यारे से इंसान है, इनका क्या नाम है? राजीव गांधी, गांधी जी। राजीव गांधी है ये, यस राहुल सर। गांधी है ये। ओ, राहुल गांधी। अभी हमने देखा था कि राज्यसभा का, मतलब लोकसभा के पास बहुत पावर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के पास भी पावर नहीं है सर। राज्यसभा के पास भी बहुत चीजें हैं। वो स्टेट लिस्ट में हमने जैसे देखा था कि 5 कंडीशन में पार्लियामेंट लॉ बनाता है, उसमें से एक कंडीशन ये भी था कि अगर राज्यसभा उसको पास करते स्पेशल मेजोरिटी से। ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होते हैं छबूमिया? कौन थे वो छबूमिया? सिविल सर्विसेज। ओह माय गॉड, कितना तुम बच्चा है। ऑल इंडिया सर्विसेज के नाम बताइए, कितने ऑल इंडिया सर्विसेज हैं करंटली? सर आईएएस, आईपीएस, आईएएस, आईपीएस, वो तो हो गया। आईएफएस, बस यही 3 है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस आईआरएस। सर्विस, हट, हो गया, यही 3 है। आईएफएस क्या होता है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेस्ट, ये फॉरेन सर्विस नहीं है, फॉरेस्ट सर्विस। तो याद रखिएगा, आईएएस, यस आईपीएस, सर। आईएफएस, यही 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट को हटाना अभी हमने देखा, तो उसके लिए रिजोल्यूशन राज्यसभा में ही पास होगा, तो ये सब ध्यान रखना है।
उसके बाद और भी दिया है कि अगर इमरजेंसी लगी है और लोकसभा उस टाइम काम नहीं कर रहा है, तो इवन अगर राज्यसभा भी पास कर देगा प्रोक्लेमेशन, तब भी इमरजेंसी चलती रहेगी। आगे चले छबू मियां। ओह माय गॉड, इसका आंसर क्या है छबू? आज खत्म हो पाएगा हमारा पॉलिटी? यस सर। इसका आंसर क्या है सर? सर 1 रॉन्ग है क्योंकि रेवेन्यू नहीं है, इकोनॉमिक। डिपार्टमेंट रेवेन्यू नहीं, कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, राइट? 1 रॉन्ग है, यस सर। सेकंड करेक्ट है और थर्ड रॉन्ग है। तो अगर 1 रॉन्ग है उससे 2 ऑप्शन खत्म हो जा रहा है, सेकंड अगर करेक्ट है तो उससे हमारे पास बीसी बचता है। और हमें पता है कि थर्ड जो क्वेश्चन है, पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आपको नहीं चाहिए ऑथराइजेशन, है ना? पब्लिक यस अकाउंट यस जिसमें कि यस चिंदी पैसा, रिमिटेंसेज और ये सब प्रोविडेंट फंड का पैसा है, उसके लिए नहीं चाहिए आपको परमिशन। तो C2 ओनली। आप ये देख रहे हैं कितने बार ये सब क्वेश्चन आ चुका है, समझ में आ रहा है? यस सर। इसलिए बार बार घूम घूम के क्वेश्चन आते हैं। आगे चले बालक, ये सब देख चुके हैं आप पहले भी। आर्टिकल फिर भी याद नहीं रहता है, तुम इतने बार देखते हो। कंसोलिडेटेड फंड 266, पब्लिक अकाउंट 266 और कंटिजेंसी फंड 267। याद रखिए छबुनिया। आगे चले। यस सर। ये भाषणबाजी है। पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होते हैं? अभी हम बात कर रहे थे, जब हम स्क्रूटनी की बात कर रहे थे बजट का, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, उसमें कमिटीज में जाता है बिल, जहाँ पे अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं और वो डिस्कशन करते हैं। उसमें 2 तरह की कमिटी है, स्टैंडिंग और एडहॉक। स्टैंडिंग क्या है? ये परमानेंट होती है, हमेशा रहती है। एडहॉक का क्या है कि अगर चाहिए कोई काम के लिए तो अभी बना दिया, फिर इसको डिसबैंड कर देते हैं। अब उसमें भी स्टैंडिंग कमेटी में भी फाइनेंशियल कमिटी जो 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चेक करते रहते हैं कि सरकार कितना पैसा खर्चा कर रही है। बहुत सारे इधर जो फाइनेंशियल कमिटीज हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे 50,000 कमिटी हैं, लेकिन फाइनेंशियल कमिटी जो 3 है, डिपार्टमेंट ऑफ आई थिंक कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो है, एस्टिमेट्स कमिटी है, एक और कमिटी है पब्लिक अकाउंट कमिटी, ये 3 कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 कमिटी क्योंकि ये देखती है कि सरकार कितना पैसा खर्चा कर रही है और ढंग से पैसा खर्चा कर रही है या उलूल-जुलूल चीजों में, रोज मसाज करने, स्पा पार्लर जाके ये पैसा उड़ा रही है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। हुँ। तो पब्लिक अकाउंट कमिटी, अब ध्यान क्या रखिएगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आउट ऑफ दीज़ 3 कमिटी, एस्टीमेट कमिटी 30 मेंबर्स है, ये सबसे बड़ी कमिटी है, मतलब पूरे पार्लियामेंट यस का, सर। इतने मेंबर्स कहीं नहीं है और ये पूरे के पूरे मेंबर्स लोकसभा से आते हैं। बाकी दोनों में 22-22 हैं। पब्लिक अकाउंट कमिटी और इसमें 22-22 हैं, मतलब 22 हैं और 15-7 का रेशियो है। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, तीनों में जो मेंबर इलेक्ट हो रहा है, वो लोकसभा से ही इलेक्ट हो रहा है, जो चेयरमैन इलेक्ट हो रहा है, ठीक है? टाइम पीरियड सेम है 1 साल के लिए और अपॉइंट कर रहा है उसको स्पीकर, लेकिन जनरली वैरी करता रहता है, कौन अपोजिशन से होगा, नहीं होगा, उतना टेंशन नहीं लेना है। याद ये रखिएगा क्योंकि ये स्क्रूटिनाइज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट को, इसीलिए मिनिस्टर्स कभी भी इसके मेंबर नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हीं को तो स्क्रूटिनाइज़ कर रहे हैं। उसको मेंबर यस बना दिया सर। तो फिर स्क्रूटिनी किसकी करेंगे वो? समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। सर ये हाँ? फाइनेंशियल कमिटी और कमीशन अलग-अलग है? नहीं, फाइनेंशियल कमिटीज़ ये है और फाइनेंस कमीशन अलग चीज़ है। और सर ये कमिटी सिर्फ 1 ईयर के लिए होता है? 1 ईयर के लिए होता है, फिर सेलेक्ट होता है, फिर बनता है, फिर 1 ईयर के बाद फिर बनता है, फिर बनता है, फिर हो गया है, मैं और भी फिर बनाऊँ? चलें आगे? नहीं, हो गया सर, हो गया। यस सर। इसका आंसर बताओ? सर बी। ठीक है? कमिटी ऑन पिटीशंस है, बहुत सारे हैं। कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस है कि गवर्नमेंट बीच-बीच में एश्योरेंस देती रहती है, वो कितना वो फॉलो कर रही है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो आप सारे कमिटी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी टाइम होता हमारे पास तो हम एक-एक कमिटी पढ़ते। लेकिन वो 3 कमिटीज़ थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ से और अगर टाइम मिले तो थोड़ा लक्ष्मीकांत खोल के भी 2-3 लाइन इसका देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, इसका क्या आंसर है? शबू पता है रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हो रहा है सर। ओके। सर 2 रॉन्ग है हुँ। राज्यसभा तू रॉन्ग बिकॉज़ है। दे कैन वोट। सर यस सर। हुँ। पावर है ना सर उनका। नहीं मेरे भाई, डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है, ये क्या बात कर रहे थे हम? ये आपने याद कीजिए कट मोशन, जब हम पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट, टोकन कट, ये सब बात कर रहे थे, उसमें हमने क्या बात सर की? वो जो बोल रहे थे कि इतना अमाउंट माँगा है तो बोलेंगे कि नहीं, हाँ। इतना नहीं आप हाँ, कम इतना कर नहीं देंगे, सकते हैं। वो सिर्फ़ लोकसभा कर सकता है, उसको एक बार आप ध्यान से देखिएगा, उसपे वोटिंग ये लोग नहीं कर सकते हैं। डिस्कशन कर सकते हैं, राज्यसभा कैन डिस्कस, लेकिन वोटिंग नहीं होती है, वोटिंग वो नहीं कर सकते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स पे। पैसा-वैसा काटेगा कौन? लोकसभा ही काट सकता है, बहुत स्पेशल पावर है, ये राज्यसभा नहीं कर सकता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड स्टेटमेंट जो है दैट इज़ करेक्ट बट थर्ड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। समझ में आ रहा है ना? थर्ड स्टेटमेंट आपका यस, रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है, तो यहाँ पे ऑप्शन से आपका सी डी खत्म हो जाता है यस। और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आप फिर से डिमांड फॉर ग्रांट देख लेना, वहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा का, तो राज्यसभा कैन नॉट वोट। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, यहाँ आंसर है बी 1 एंड 2। चलिए आगे चलते हैं।
LSRS आपको सारी चीजें बता दी, इसको देख लीजिएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली अब इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेज पे थोड़ा आ रहा है। लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 600 और मिनिमम स्ट्रेंथ 60। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखिएगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी थोड़े यूनिक टोपोग्राफी वाले हैं, तो यहाँ पे रूल थोड़ा वॉयलेट हो जाता है। ये लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्टली इलेक्ट होता है। जो तुम्हारे लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, जो कितने स्टेट्स में है लेजिस्लेटिव काउंसिल? 6। 6 स्टेट्स में, वो वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अरुणाचल ये सारा देख लेना, थोड़ा उतना जरूरी नहीं है कि सारा याद करो, बस थोड़ा आइडिया रखना कि नॉर्थ ईस्ट में थोड़े रूल्स वॉयलेट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे यूनिक टोपोग्राफी है, पॉपुलेशन थोड़ा स्पार्स है। डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करें तो वहां पे जो उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है वो होता है 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली में 180 मेंबर हैं, तो मैक्सिमम लेजिस्लेटिव काउंसिल में 60 मेंबर्स हो सकते हैं, और उसका मिनिमम स्ट्रेंथ होता है 40। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की हम बात कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि 1/3 जो है, 1/3 मेंबर्स लोकल बॉडीज अपॉइंट करेंगे, पंचायत म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। बाकी जो मतलब 1/3 फिर जो रिमेनिंग है, 1/3 को कौन इलेक्ट करेगा? जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये लोग जो है ये लोग इलेक्ट करेंगे। अब बचा एक और 1/3, तो उसमें से क्या है कि 1/12 जो है वो ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे जो वहां पे रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो और 1/3 है वो टीचर्स वहां के इलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो रिमेनिंग बच जाता है दैट इज 1/6 वो गवर्नर नॉमिनेट करता है। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था छब्बू मियाँ? नहीं पढ़ा सर। अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये अभी पहले लेजिस्लेटिव असेंबली देख लेते हैं। यहाँ पे तो शेड्यूल 180 कास्ट 180 का 1/3 80 नहीं होगा? किसका? नहीं, 60 नहीं होगा सर? अरे वो तो हाई मैक्सिमम है ना, चल ये मैक्सिमम है 1/3 ऑफ LA, और फिर मिनिमम है 40, ओह! ठीक है। यस। ओके सर, ठीक है। फिर रिजर्वेशन SC ST को ब्ला ब्ला। अब यहाँ पे प्रोविजन है, ये देखो ये प्रोविजन सिमिलर है जो लोकसभा में हमने पढ़ा था, कि उन्होंने बोल दिया है कि हम सीट्स को फिक्स कर दे रहे हैं, जो भी असेंबली का सीट्स है वो फिक्स रहेगा एट 1971 लेवल। लेकिन आप टेरिटरीज को इधर उधर चेंज कर सकते हो। आपको लगता है कि जैसे तुम्हारा शिलोंग है, वहाँ पे शिलोंग पट्टी में थोड़ा ज्यादा सीट चाहिए, अंबिका पट्टी में थोड़ा कम चाहिए, हाफलांग में थोड़ा कम चाहिए, या लामलांग में या लापलांग या पापलांग वहाँ पे थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो आप अपना चेंज कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल सीट जो है मेघालय में सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? यस ये सर। प्रोविजन आपने लोकसभा का भी पढ़ा था, मतलब सिमिलर है, पैरेलल स्टडी यस करेंगे। सर, यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेस देन 1 मिनट बचा है, मैं आपको मीटिंग आईडी पासवर्ड भेजूंगा। ये जो टेरिटरीज को बाउंड्री चेंज करना होता है ये डीलिमिटेशन कमीशन करता है, और ये कौन से आर्टिकल के तहत करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और अगेन आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक आर्टिकल 82 में इसका प्रोविजन लिखा है। देख लेना आर्टिकल 82 में क्या है, कि चेंज करते हैं बाउंड्रीज, वो बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना? यस सर। वाह वाह छब्बू मियाँ। लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी मैंने बातें की, आप थोड़ा इसको देखो। और लेस देन 1 मिनट बचा है तो मैं मीटिंग आईडी पासवर्ड भेज रहा हूँ। आज खत्म हो पाएगा छब्बू मियाँ? यस सर। अरे इन्वॉल्वमेंट नहीं स्टार्ट कर पाएंगे क्या आज? सिर्फ फास्ट करूँगी। ठीक है, ये हमने बता दिया था मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 1/3 ऑफ LA होगा, मिनिमम 40 होगा। ये हमने बोला ना, ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है वो पार्लियामेंट बताता है। चले बालक चले बालक चले बालक। यस